दिन दहाड़े देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव का आधा सफर पूरा हो चुका है और अब बारी मध्य प्रदेश में चौथे चरण की है। 13 मई को होने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की आखिरी 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर दावे और वादे तो बहुत हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंतिम चुनावी चरण में जनता किसका साथ देगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और इसी बीच रतलाम से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। क्या है कांतिलाल भूरिया का बयान और इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्ते तो 2 लोग जाएगा। चौथे चरण के लिए बीजेपी और कांग्रेस चुनाव प्रचार पे पूरी ताकत झोंक रही है और मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश भी की जा रही है। अपनी उपलब्धियों और वादों के बखान के साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। और इसी बीच रतलाम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के एक बयान ने सियासी घमासान छेड़ दिया है। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस ने वादा किया है कि वो हर महिला को साल में 1 लाख रुपए देगी और जिनकी 2 पत्नियां हैं उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। उनकी इस बात पर सब ठहाके लगाने लगे। वहीं सभा में मौजूद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान का समर्थन करते हुए तालियां भी बजवाई। और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्ते तो 2 लोग जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद माया नारोलिया ने भूरिया के अमर्यादित बयान की निंदा की है और कांतिलाल भूरिया पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हो उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृशक्ति मैदान में उतरकर देवीय शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता तो भूरिया के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर वानी आलूवालिया जी हमारे साथ हैं। संगीता शर्मा जी जुड़ेंगी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वानी आलूवालिया जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं कि 2 पत्नियों वालों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देख रही है इस बयान को? एमपीसीजी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हम निरंतर कुछ पिछले दिनों से बहुत संवेदनशील, निचले स्तर कर संस्कारहीन बयान सुनते जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता के हो, यहाँ तक कि कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां प्रवक्ता भी कर रहे हैं डिबेट्स में। बहुत ही अपमानजनक बयान है ये। महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं ये और इनके नेता, ये बहुत स्पष्ट है। चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो। तंचमाल, आइटम, रस खत्म हो गया है, ये सब हम सुन चुके हैं। अगर ये काफी नहीं था तो इनके खुद की जो प्रवक्ताएं हैं उन्होंने प्रताड़ना की गुहार लगाते हुए रावण और कंस भी इनको बोला। पिछले दिनों मैं एक डिबेट में थी जहां पर मेरे ऊपर भी व्यक्तिगत टिप्पणी की गई और ऐसे ही एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने टीवी पे डिबेट के दौरान कहा कि लाल किताब और लाल ड्रेस पे आप क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये अपनी मर्यादा खो चुके हैं।
पूरी देश की मातृशक्ति और महिला बिल्कुल अपमानित महसूस कर रही है। डॉक्टर वानी अहलुवालिया देश, डॉक्टर वानी जी, क्या ये चुनावी फायदे के लिए ये बयान दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल चुनावी फायदा चाहते हैं। और देखिए, घोषणा पत्र में ये लिख तो देते हैं, राहुल गांधी जी ने पिछली बार भी 75,000 रुपए बोला था, क्या हुआ? ये सिर्फ एक राजनीतिक स्वरूप देना चाहते हैं अपने बयानबाजी को। ये बाकी ठोस मुद्दों पर लोगों के ऊपर राजनीति करके एक डिवाइड एंड रूल का जो है ना, अंग्रेज जो छोड़ गए इनके ऊपर, इनके मानसिक स्वभाव में है वो, ये उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए आपको रोज बेढंगे और बेतुके बयान सुनने और देखने मिल रहे हैं। ठीक है, संगीता शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगीता शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। संगीता शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो कांतिलाल भूरिया आपके प्रत्याशी बयान दे रहे हैं कि 2 पत्नियों वालों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो हिंदू धर्म में तो 2 पत्नियां होती नहीं है, तो किसके लिए ये बयान दिया गया है कांतिलाल भूरिया की तरफ से? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कांतिलाल भूरिया जी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और वहाँ की परंपरा है कि कई बार 2 या 3 शादियां भी वहां पर की जाती है। ऐसी परंपरा शुरू से चली आ रही है। तो उनका यही सोचना था, जब उनके पास लोग आए उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, कि एक परिवार की आर्थिक महिला को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, मतलब हर महीने 8,000 रुपया दिया जाएगा। तो उन्होंने जब इस तरीके की चर्चा सुनी तो उन्होंने अपना बयान दिया है और बयान में यही स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि जिसके यहाँ, जैसे आदिवासी क्षेत्रों में होता है, ये जो हमारी भाजपा प्रवक्ता है ये भी बहुत अच्छे से जानती है, परंतु ध्रुवीकरण करने के लिए ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं भाजपा नेता, जो कि मैं इनके ट्वीट भी पढ़ रही थी और जो भी इन्होंने लिखा है, तो ये इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की तरफ कर रहे हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हमारे मैनिफेस्टो में भी मुस्लिम शब्द लेकर आ जाते हैं, क्योंकि इनका चुनाव का एजेंडा है या तो हिंदू मुस्लिम करो या राम नाम का नाम लो या फिर ध्रुवीकरण करके और चुनाव को कैसे भी जीता जाए। तो एन केन प्रकार चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान भाई भाई को लड़ाने का काम करते। डिवाइड एंड रूल का जो ये बात कर रही थी, ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप देखिए, मणिपुर के अंदर 2 समाजों में लड़ाई हो रही है, आपस में हिंसा हो रही है, उस हिंसा को आज तक नहीं रोक पा रहे हैं। तो डिवाइड एंड रूल कौन कर रहा है? देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन्हें लगता है कि हम कांग्रेस की आलोचना करेंगे, राहुल गांधी की आलोचना करेंगे और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और भगवान राम को, धर्म को लेकर अगर राजनीति में आएंगे तभी हम जीतेंगे, अन्यथा नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि ये ना रोजगार की बात करते हैं और ना महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ना किसानों का कर्ज माफी की बात करते हैं, केवल उद्योगपतियों को। और कल तो प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा बयान जो दिया है उद्योगपतियों के लिए, ये साफ हो गया है कि जो व्यक्ति काला धन लाने की बात कहकर राजनीति में आते हैं और 10 साल में उनके 2 उद्योगपति मित्रों के यहाँ खुद ही बताते हैं कि काला धन है, तो ये काला धन कैसे? ठीक है संगीता जी। तो डॉक्टर वाणी जी, आप इसका काउंटर तैयार रखिएगा, लेकिन सुरेश शर्मा जी को मैं शामिल कर लेती हूँ। सुरेश शर्मा जी, एक जो आदिवासी परंपरा का जिक्र संगीता शर्मा ने किया है, उस पर भी आप अपनी टिप्पणी कीजिएगा, और साथ ही साथ जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों में चौथे चरण में मतदान होना है, वहां पर लगभग 72% आबादी जो है इन 8 सीटों पर वो मुस्लिम मतदाताओं की है। तो क्यों ना माना जाए कि एक विशेष समुदाय को प्रभावित करने के लिए इस तरह का बयान कांतिलाल भूरिया ने दिया है? पहले तो शायद आप इस बात को दिखवाएं कि 72% आबादी मुस्लिम होगी, वो शायद आंकड़ा कहीं कहीं से ठीक से नहीं आपके सामने आया होगा। मुस्लिम आबादी का करीब 72% इन 8 सीटों पर है, जिनमें कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। नहीं, केवल खरगोन ऐसी जगह है जहां पर थोड़ी सी आबादी है, वो 10-12% है वहां, बस, बाकी कहीं नहीं है। पर फिर भी ठीक है, जो बोल रहे हैं मैं आपके साथ डिबेट नहीं करूंगा। पर ये बात सच है कि जो आदिवासी अंचल है वहां बहु विवाह प्रथा है, और मुझे जानकारी में है कि 1-2 तक जो है पत्नियां रखते हैं आदिवासी अंचल में। तो इसलिए ये एक पक्ष है इसमें। लेकिन क्योंकि राजनीति में जब बोला जाता है तो वो केवल एक कदम तक बात रहती है, उसका अभिप्राय इतना नहीं रहता, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है, और जब आगे बढ़ती है तब राजनीति शुरू होती है। हाँ। देखिए, ये इस समय जो देश की राजनीति चल रही है, मैं ये मानता हूं कि 2014 के बाद से
राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। अल्पसंख्यकवाद की राजनीति से बहुसंख्यकवाद की राजनीति में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहले यही सब जो आज बातें की जा रही हैं, राम मंदिर और ये सब बातें आज कह करके आलोचना की जा रही है, ऐसे ही पहले ये कह करके आलोचना की जाती थी कि जामा मस्जिद के इमाम जो है एक फतवा जारी करते हैं और जो है सरकार की चाबी मिल जाती है वहां से। तो ये बातें पहले भी कही जाती थी। अब परिवर्तन आया है, क्योंकि बाकी लोगों को ये समझ में आ गया कि बिना सत्ता में बैठे हम व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं कर सकते, हम उन कल्चर्स और कानून में परिवर्तन नहीं कर सकते जो होता है। अब मैं एक थोड़ी सी गंभीरता की एक बात कहने के बाद मैं वापस मुद्दे पे आ जाऊंगा। आज ये जो संविधान बदलने की बात क्यों की जा रही है, इसका आशय क्या है, इसके पीछे की एक लाइन में यदि मैं अपनी बात कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि संविधान सभा के अंदर 4-5 लोग ऐसे थे जो भारतीयता को समझते थे। उसमें सरदार पटेल हैं, गोखले हैं, तिलक हैं, ये सब जो महान हमारे नेता हुए हैं, ये ऐसे थे जो भारत की संस्कृति को समझने वाले थे। बाकी मिक्स लोग थे जो अंग्रेज कल्चर को भी समझते थे, भारतीय कल्चर को भी समझते थे, और संविधान बनकर के तैयार हुआ। उस संविधान में भारतीय कल्चर को आहत करने वाली जो बातें हैं वो बदलने का डर दिखाया जा रहा है, कि जैसे मंदिर अधिग्रहण का कानून बना दिया नेहरू जी ने, हिंदू कोर्ट बिल बना दिया, मुस्लिम को छोड़ दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया गया, वक्फ बोर्ड के अंदर पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नहीं बना, हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड बन गया। ये सब चीजें जो विरोधाभासी हैं, इनके जब कानून बनने की संभावनाएं दिख रही हैं, या जो यूसीसी की बात की जा रही, तो इससे ये भय दिखाया जाए कि संविधान खत्म करा दिया जाएगा, 108 संशोधनों में संविधान, तो ये एक लंबी बात हो जाएगी, इस पर इतना ही पर्याप्त है। जहां तक आज के चुनाव का प्रश्न है, जो बची हुई 8 लोकसभा सीटों का प्रश्न है, उसमें केवल झाबुआ ही ऐसी लोकसभा सीट है जहां थोड़ी सी टक्कर कांग्रेस दे रही है। बाकी लगभग एक धार में थोड़ा सा देखा जाता है, लेकिन धार के जो मुवेल हैं उन्होंने बाद में चुनाव प्रचार प्रारंभ किया, इसलिए बहुत ज्यादा वो शक्ति के साथ नहीं आ पाए। इसलिए ये कंट्रोवर्सी की बातें उठा करके और माहौल को कोशिश की जा रही। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर भाजपा ने एक महिला को टिकट दिया है, इसलिए महिला मतदाता उसकी तरफ आकर्षित न हो, इसलिए एक महिला को 1 लाख देने की बजाय 2 महिलाओं को होंगी तो 2 लाख मिल जाएंगे, ये कह करके आकर्षण पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात सबसे पहले विचार करने की बात है कि मैनिफेस्टो में आदमी कुछ भी लिख दे, वो स्वाभाविक है, हम हमारे विचार के आधार पर, हमारे सोच के आधार पर, हमारी संभावनाओं के आधार पर लिखते हैं। लेकिन क्या आपको ये लगता है इस देश में कि किस मैनिफेस्टो की सरकार बनने वाली है? जिसकी सरकार बनने वाली है उसके वादों के बारे में जनता गंभीरता से सोचती है। यदि कांग्रेस की सरकार बनने वाली होगी तो निश्चित रूप से ये सोचा जाएगा कि भाई कांग्रेस यदि पहले लोकसभा के बराबर चुनाव तो लड़ ले, लेकिन उसके बाद जो है ये परिस्थितियां होती हैं कि जनता उस मैनिफेस्टो पर विचार करती है जो संभावित सरकार के आने की जिसमें दिखाई देती है। तो मुझे लगता है इन सब बातों पर केवल इतना ही। ठीक है डॉक्टर वानी आलूवालिया जी, दो बातें हैं। तो अब बीजेपी रतलाम झाबुआ सीट पर कैसे काउंटर करेगी? पहली बात तो जो कह रहे हैं सुरेश जी कि महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश आपकी प्रत्याशी महिला है, और दूसरी बड़ी बात वो है जो आदिवासी परंपरा वाली जो बात है कि 2 पत्नियां होती हैं, तो दोनों तरफ से महिलाओं को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कैसे काउंटर करेगी? देखिए, बीजेपी की रणनीति बहुत साफ है। हम बहुत स्पष्ट और सनातन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो देश के विकास के मुद्दे हैं, महिलाओं को उन्नति और सुरक्षा देने के मुद्दे हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमने कहीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का ऐसे विभाजन करके रणनीति नहीं अपनाई हुई है। हम आगे इस देश को कैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक विकसित भारत के रूप में विकास इसका कर सकते हैं, हम उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। हमने इसलिए ये नहीं कहा है हमारे घोषणा पत्र में कि हम ट्रिपल तलाक हटा देंगे, 370 वापस ले लेंगे। ये देश के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है ये घोषणाएं जो कांग्रेस ने अपने सो कॉल्ड न्याय पत्र में की है। और रही बात ये जो बार बार अदानी अंबानी बोलते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मेरी काबिल दोस्त को भी ये जानकारी दूं, अदानी 22 राज्यों में जहां अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर चुके हैं और 8 से 9 राज्यों में जहां पर इन्होंने हाल फिलहाल अपने MOU साइन किए हैं, वो कांग्रेस या कांग्रेस के इंडी अलायंस वाले राज्य हैं। तो एकदम से चुप्पी क्यों साध देते हैं राहुल गांधी जी?
आपने देखा है उनका कहाँ है कार्यस्थल, कि सिर्फ एक जो आपको एक अंधा बयान बोलने को कहा है, बिना तर्क और बिना अध्ययन के आप बोलते जा रहे हैं। 22 राज्यों में अदानी है जिसमें कांग्रेस का शासन या उसके अलायंस का शासन ठीक है, मुद्दे पर इसका जवाब है इनके पास। ठीक है, मुद्दे पर ही रहते हैं। संगीता शर्मा जी, मुद्दे पर ही काउंटर कीजिएगा। जी देखिए, मुद्दा तो भटका दिया गया है, परंतु फिर भी मैं मुद्दे पे ही रहकर बात करना चाहती हूँ। ये बात कर रहे हैं महिलाओं की। इन्होंने जो झाबुआ का मुद्दा है उसे महिलाओं की तरफ डाइवर्ट कर दिया है या मुस्लिमों की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। तो मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि 10 साल के शासनकाल में जो महिलाओं को न्याय नहीं दे पाए, वो एक झाबुआ में न्याय देने की बात कर रहे हैं। बहुत आश्चर्य होता है भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री पर कि उन्होंने न मणिपुर की महिलाओं को न्याय दिया, न पहलवान बहनों को न्याय दिया, और ना ही अपने जो उज्जवल रेवन्या जिसने 2900 महिलाओं का साथ यौन शोषण किया उसको ना न्याय दे पाए और उसके लिए वोट मांग रहे हैं। तो महिलाओं की न्याय की बात तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देती है, क्योंकि भाजपा के ही नेताओं पर बलात्कार, गैंग रेप और रेप के आरोप लगे हुए हैं जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहां तक बात हो रही थी संविधान बदलने की, तो मैं इनको स्पष्ट तौर पर कह देती हूँ, स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उन्होंने ही कहा है कि 400 सीटें दे दीजिए, जैसे ही आप 400 सीटें देंगे हम संविधान खत्म कर देंगे। तो ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, ये हमने नहीं डॉक्टर कहा, वाणी जी, सांसदों ने कहा। डॉक्टर वाणी जी, ठीक है संगीता शर्मा जी, आगे आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर वाणी जी। आपके ध्यान में है ना कि जित्तू पटवारी, संगीता शर्मा जी अब रुकना होगा, आ गया, आप आ गए, आपके दोनों पॉइंट आ गए। डॉक्टर वाणी जी, आपको ध्यान होगा जित्तू पटवारी जी रेप विक्टिम के घर जाते हैं, फिल्म बनाते हैं और उसको ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने उस रेप विक्टिम की तो आइडेंटिटी की धज्जियां उड़ा दी। पॉस्को एक्ट के अंदर संवेदनशील रहता है। रही बात हमारी सरकार की, तो 50 डेथ पेनल्टीज फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त हो चुकी है और निरंतर मध्य प्रदेश सरकार और जहां भी भाजपा सरकार है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना है। जहां पर कांग्रेस सरकार थी, उदाहरण देती हूं राजस्थान का, कि अक्टूबर के पहले धज्जियां उड़ी हुई थी महिला सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा की। वहां पे ना तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स थे, ना पॉस्को लागू होता था, और कांग्रेस के एमएलए कौन से नाम है जिनके ऊपर पॉस्को का केस लगा हुआ है, क्या मैं उसको भरी हुई बता दूं? यहाँ तक कि आपके पॉस्को का केस लगा हुआ है और संविधान बदलने की बात करते हैं, तो ये एक बयान मोड़ के दे रहे हैं, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं 100 बार से ज्यादा संविधान को बदल चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी संविधान बनाने वाले जो हमारे दिग्गज नेता थे बाबा साहेब अम्बेडकर, उनको आदर सत्कार दिया। आपने तो उनको एक किनारे धिक्कार के फेंक दिया था। आदिवासी के बड़े नेता थे वो, आपने तो उनके मकान और उनके पुश्तैनी घर तक को। ये मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है, अब दोनों को रुकना होगा। सुरेश जी को मैं ले आती हूँ बीच में, अब मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है। सुरेश शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप टिप्पणी कर दीजिए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि दोनों ही बड़ी पार्टियों के नेता महिला हैं, और महिलाओं के साथ जो दुर्घटनापूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है उनके ऊपर इतना लंबी चर्चा करके हम उनको और जलील करते हैं। मेरा विचार ये है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहुत से मुद्दे हो सकते हैं। इस प्रकार के रेप और ये मुद्दे जो हैं ये उठा करके हम क्या जनता में संदेश देना चाहते हैं कि कौन रेप के प्रति समर्पित ज्यादा है, कौन नान समर्पित है, ये क्या भाव है? मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, और मैं जानबूझ करके सोच समझ करके टिप्पणी कर रहा हूं कि कम से कम राजनीतिक दलों को इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। नहीं तो बार बार आप देखिए ना, अलग अलग मंचों से कांग्रेस की तरफ से हम भी देख रहे हैं कि महिलाओं को केंद्र में रखा जा रहा है, अलग अलग बयानों के जरिए। मैंने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को सलाह दी है कि कम से कम यहाँ तो राजनीति के लिए आने को वो है, इससे तो बचना ही चाहिए कि इस प्रकार की एक घटना हो गई, कौन विक्टिम है, कौन दुखी है, कौन अपराधी है, इन सारी चीजों को बार बार ला करके उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना है, उसको न्याय दिलाना यदि उद्देश्य है तो आप जाइए ना कोर्ट में, आप जाइए ना अन्य संस्थानों पर, उसके घर जाइए ना। ठीक बात है। पर इस तरह राजनीतिक, मैं बिल्कुल इसके तो मैंने अपना पक्ष रखा। जवाब ले लीजिए संगीता जी, अच्छा बोल लीजिए 30 सेकंड में। डॉक्टर वाणी जी, फिर मैं आपके पास आती हूं।
मैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखें और कहें कि प्रज्वल रेवन्या एक रेपिस्ट है, उसके लिए आप वोट ना मांगे, तब महिलाओं का सम्मान होगा। आप हम दोनों स्टूडियो में बैठी तीनों महिलाओं को क्या बताना चाहते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री खुले तौर पर रेपिस्ट के लिए वोट संगीता जी पहली बात तो नहीं, मुद्दे पर ही रहिए। इस पर और ज्यादा बहस मत कीजिए, इस पर और ज्यादा बहस मत कीजिए। कोई ये तो फिर अब ये तो निजी हो जाएगा फिर आप दोनों का, फिर हम मुद्दे पर कहाँ रहेंगे। संगीता जी को मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को बोले हम तीनों महिलाओं को क्या बोलेंगे। न जाने अन्य प्रवक्ताओं की तरह आपको कब भाजपा में आना पड़ जाए। पार्टी का पक्ष रख सकते हैं सर, हम तो अपनी पार्टी का पक्ष रख सकते हैं। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जिस तरीके से आपके प्रवक्ता एक के बाद एक भाजपा में आ रहे हैं, आप संयंत्र रहिए भाई। पता नहीं अब आपको कब बदलना पड़ जाए। नहीं सुरेश शर्मा जी, ये निजी मामला हो गया संगीता जी का। ये संगीता जी ही तय करेंगी कि कब तक वो कांग्रेस में है और कब वो बीजेपी का हाथ थामेंगी। कम से कम ऐसा रखिए कि कल जाएं तो आपको दिक्कत नहीं हो, या हमसे मिले तो आपको दिक्कत ना हो। मैं हमेशा यही कहता हूँ, आपसे मैं मिलूं तो मैं शर्मिंदा ना हूँ, आप मिले तो नहीं। ठीक है, निजी हो जाएगा फिर। ये निजी मत बनाइए इस चर्चा को। डॉक्टर वाली, अब मेरे पास वक्त की भी कमी है। संगीता जी और सुरेश जी, आपको अगर कोई निजी इस पर चर्चा करनी है तो आप एक दूसरे से नंबर शेयर कर लीजिए, बात कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं अभी। अब जवाब नहीं था, ठीक है, उनके पास जवाब नहीं था, उनसे निजी पर डाइवर्ट कर दिया। मैंने तो उनसे अपील की थी कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर है, आप ऐसा करिए तो बचाव होगा। नहीं, अब नहीं, बहुत ज्यादा खिंच गया। मुझे मुद्दे पर रहने दीजिए। लास्ट कमेंट डॉक्टर वानी आलूवालिया जी से रुक जाइए। संगीता जी और सुरेश जी, आप दोनों रुक जाइए। कि मुझे ऐसे लगता है कि निरंतर बहुत निचले स्तर के बयान और बेतुके इशारे से हमें बचना चाहिए, और इतनी ओछी राजनीति, क्योंकि अगर हमारी स्थिति बहुत विकट हो जाती है तो ये है ना, मरता क्या नहीं करता, उस स्थिति में आते हुए हमें कहीं बौखलाहट में जनता के सामने अपनी दुर्गति नहीं बतानी चाहिए। मैं कांग्रेस को इतना बोलूंगी, और मैं जनता से यह आह्वान करूंगी कि राष्ट्र हित में, महिला हित में, जनजातीय क्षेत्र के हित में ये वोट डालें 13 तारीख को, और एक अच्छी सरकार को फिर से नेतृत्व करने का मौका दें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि मेरे पास अब वक्त नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कांतिलाल भूरिया जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रतलाम झाबुआ से, उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन इस बयान का असर क्या 8 सीटों पर होगा ये देखेंगे हम 13 मई को, और जब नतीजे आएंगे 4 जून को। तो लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए हर मुद्दे पर रहेगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर। फिलहाल दिन दहाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।